गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने स्टार्ट किया है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट में तुमको क्या पढ़ा? एक तो ये पढ़ लिया कि चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग के समय। तो चार्जिंग के समय जो उसमें चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है कैपेसिटर में, जबकि उसके अंदर जो क्या होता है, करंट होता है, वो समय के साथ साथ क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसा अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद आगे अपने को पढ़ना है डिस्चार्जिंग। और डिस्चार्जिंग पढ़ने के पहले एक चीज़ ये बता दूं कि टाइम कांस्टेंट की दो डेफिनेशन हो गई थी। सॉरी, एक डेफिनेशन जो अपन ने पढ़ी करंट के टर्म्स में, और दूसरी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो चार्ज के टर्म्स में, ठीक है। अब डिस्चार्जिंग के समय भी ऐसे ही दो डेफिनेशन आएंगी। तो पहले तो डिस्चार्जिंग को डिराइव करना पड़ेगा, जैसे अपन ने पहले डिराइव किया था वैसे के वैसे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालें, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, हेडिंग डालें फटाफट। Discharging of a capacitor through a resistance. Discharging of a capacitor through a resistor. Discharging of a capacitor through the resistor. इसका मतलब क्या है कि तुम्हें डिस्चार्ज करने के लिए सबसे पहले लगाना पड़ेगा कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का कोई सा टर्मिनल प्लस कोई सा माइनस होगा। आ रही बात समझ में? कोई सा टर्मिनल क्या होगा, प्लस होगा, और कोई सा क्या होगा, माइनस होगा। अब जब टर्मिनल प्लस और माइनस होंगे तो हमको इसी के आगे एक रेजिस्टेंस लगा देना। तो इसी के आगे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद इस सर्किट को डायरेक्ट जोड़ दिया। कोई बैटरी की जरूरत ही नहीं। तो बैटरी की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्चार्ज कराना है ना। तो डिस्चार्ज कौन करेगा? ये जो रेजिस्टेंस होता है ये डिस्चार्ज करेगा हीट के फॉर्म में। और भरी हुई एनर्जी किसमें है? तो इसके अंदर भरी हुई एनर्जी यहाँ से यहाँ तक, तो इस एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा। अब इसकी कैपेसिटी C है, इसका रेजिस्टेंस R है, और करंट चलना चालू हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से I, और यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुंचा और यहाँ पे अंदर गया चार्ज। क्योंकि जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? करंट। और जब अपन यहाँ से पहुंच जाते हैं यहाँ तक तो हम क्या बोलते हैं? चार्ज। इस केस में हम क्या बोलते हैं? चार्ज। अब चलिए अब लिखें, किरचॉफ लॉ लिखें। तभी तो डिराइव होगा कि कितनी देर में डिस्चार्ज होगा। किरचॉफ लॉ से तो डिराइव होता है। तो किरचॉफ लॉ से डिराइव करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस सर्किट में ऐसे गोल घूमना पड़ेगा, ठीक है। यूं करके इस तरीके से गोल घूमना पड़ेगा, अपना गुड्डा चलाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से चला रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से। तो सबसे पहले मुझे मिला IR, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ क्या बोलता है? समेशन ऑफ Q/C प्लस समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF इज इक्वल टू 0। ये कंबाइंड किरचॉफ लॉ है किसका? कैपेसिटर एज वेल एज रेजिस्टेंस, मिक्स कर दिया। ये कैपेसिटर के लिए, ये रेजिस्टेंस के लिए, और बैटरी तो दोनों के लिए एक जैसी होती है। इक्वल टू 0 याद आ रहा है? तो सबसे पहले यहाँ से चालू करो। IR बताओ, प्लस की माइनस? तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं क्या उसी दिशा में करंट है? तो दोनों की डायरेक्शन मैच हो गया, माइनस आएगा, माइनस। उसके बाद आगे बढ़े तो हम यहाँ से यूं करके ऐसे चलते चलते इसमें घुसे। यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो ये होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं दूंगा प्लस Q/C, और गोल घूम के आ गए, बैटरी तो मिली नहीं तो 0। इससे तुम्हें मिलेगा IR इज इक्वल टू Q/C, ठीक है। इससे मिलेगा I इज इक्वल टू Q/R। यहाँ तक बात समझ में आ गई? I इज इक्वल टू Q/R। अब क्या बोल रहा है कि करंट जो है, इट इज बेसिकली द डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि है तो यही, ठीक है, जो है वही है, लेकिन यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा।
बोलो माइनस क्यों लगाना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी में माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये जो करंट है ये ऐसा है जिसमें चार्ज डिक्रीज हो रहा है। और कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो देखो यहाँ पे जब चार्ज इतना भरा था तो अब ये धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज कम होता जाएगा और कम होते होते लास्ट में यहीं तक रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक स्टार बना के लिखो कि हमने निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि चार्ज इज डिक्रीजिंग, चार्ज इज डिक्रीजिंग। तो जब भी चार्ज डिक्रीज हो डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, निगेटिव ले लेना। ठीक, अब यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, तो ये आई की जगह मैंने लिखा माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये माइनस का कंसेप्ट बता दिया, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी। डेरिवेशन ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो डी क्यू है इसको यही रहने देंगे, डी क्यू अपॉन क्यू, क्यू उधर से लाए, डी टी ऊपर लेना, तो ऊपर हो जाएगा डी टी और नीचे हो जाएगा आर। आई बात समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। अब पहले तुम लिमिट्स को सोच लो कि लिमिट क्या लगाओ, लिमिट्स। तो देखो शुरुआत में जब इसमें चार्ज था, शुरुआत में जो चार्ज था क्या ये पूरा भरा था, हाँ तो पूरा ही तो भरा था, बाद में खाली होते होते ही तो ये नीचे तक खत्म हो गया। तो शुरुआत में पूरा भरा था तो इनिशियली फुल चार्ज था, फुल चार्ज। ठीक, और यदि फुल चार्ज था तो उसके ऊपर चार्ज था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट। और इस समय टाइम क्या हुआ था, उस समय टाइम हुआ था 0, क्योंकि जस्ट अपन ने डिस्चार्जिंग स्टार्ट की। यारी बात समझ में, लिमिट्स कैसे लेनी है, नहीं तो वहां पे क्या होगा, लिमिट गड़बड़ा दोगे। इनिशियल फुल चार्ज था, इनिशियली फुल चार्ज था, इसलिए Q को Q नॉट लिया, उस समय समय 0 था। और फाइनली नहीं, अपन इंटरमीडिएट पे कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट स्टेट में उसके ऊपर चार्ज Q था और टाइम T था। और फाइनली अगर बात करूं तो उसके ऊपर चार्ज था 0, क्योंकि खत्म हो गया था चार्ज, और टाइम हो गया था इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद ही ये चार्ज खत्म होता है और इनफाइनाइट टाइम नहीं आता। लेकिन हम ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन में ना लेते हुए हम क्या करते हैं कि इनिशियल और इंटरमीडिएट कंडीशन में ही इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि बीच के किसी टाइम टी में चार्ज की वैल्यू निकालो। ठीक है, और अगर मान लो फाइनल पूछ लेगा तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे, और फाइनल की जरूरत ही क्या हो, तो चार्ज 0 ही हो जाता फाइनली, सबको पता है। तो इसलिए बीच का ही पूछा जा सकता है। तो ये देखो लिमिट कैसे लगाऊंगा मैं, इनिशियली Q0 और फाइनली Q, इनिशियली Q0 और फाइनली Q। तो यहाँ पे क्या लिख दूं, Q नॉट, यहाँ पे क्या लिख दूं Q, क्योंकि शुरुआत में क्या था, फुल चार्ज, तो बीच की स्थिति में क्या था Q। शुरुआत में समय क्या था 0, और बाद की स्थिति में समय क्या था T। हमारी बात समझ में, शुरुआत में समय क्या था 0, बाद की समय स्थिति में समय क्या था T। अब इंटीग्रेट कर दो, तो इसका तो लॉन एक्स हो जाएगा, लॉन एक्स 1/x का लॉन एक्स, इसको हो जाएगा माइनस ln Q डब्बा अपर लिमिट Q नीचे Q नॉट, विच इज इक्वल टू 1/RC का कुछ नहीं होता, बाहर हो जाता है, कांस्टेंट है, कुछ है ही नहीं उसमें टाइम, सिर्फ dt बचा dt। तो dt यानी 1 बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में कर लिया इसलिए 1 का इंटीग्रेशन t होगा, यहाँ पे मैंने t लिख दिया, डब्बा लगाया अपर लिमिट t लोअर लिमिट c। आई कहानी समझ में, चलो आगे बढ़ाएं। अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करना माइनस करें, तो माइनस ln q अपर लिमिट माइनस ln q नॉट इक्वल टू 1/RC अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 माइनस ln q माइनस माइनस प्लस ln q नॉट इक्वल टू t/RC। अब तुम्हें ऐसा पता होगा कि log m माइनस log n, log m/n होते हैं। ठीक है,
तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस माइनस को पहले इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसमें तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचेगा एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट विच इज इक्वल टू टी बाई आर। माइनस कॉमन लिया माइनस दूसरी साइड बचाए, तो एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू नॉट इक्वल टू माइनस टी बाई आर। ये ऐसा। अब मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, कौन सी, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। ये प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log n इज log m माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ln q अपॉन q नॉट हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा q बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। आधे बेहोश हो गए, ये क्या चमत्कार कर दिया इन्होंने, एंटी लॉग लेना आता ही। ठीक है, इसलिए बेहोश हो गए। जो q बाई क्यू नॉट है वो e की पावर माइनस टी बाई आर सी बन जाता है। ये लॉग यहाँ से हटता है, ये जितना भी इतना e की पावर में चढ़ जाता है। यदि तुम्हें अभी भी तकलीफ हो तो घबराने की बात नहीं है, लॉग का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है पूरे 1 घंटे का, एक बार देख लो, नहीं तो इसी तरीके से बेहोश होते रहोगे। ठीक है, बार बार नहीं समझाया जा सकता कि क्यों आया, शुरुआत में एक बार समझा देते 11 में, नहीं आया तो फिर से देख लो, अभी वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, वो वीडियो देखो लॉग वाला। चलो, अब ये यहाँ पे q इज इक्वल टू, ये इधर से इधर गया, फिर हो जाएगा q नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर। ये बन गया भाई फॉर्मूला काय का, चार्ज एट टाइम टी। काय का फॉर्मूला बना, ये इतना लंबा डेरिवेशन भूल ही जाते, निकाल कर रहे। ठीक है, तो ये है चार्ज आफ्टर टाइम टी ड्यूरिंग डिस्चार्ज डिस्चार्ज करते समय, जैसे तुमसे बोले कि 3:25 पे या 3 सेकंड बाद क्या चार्ज था, तो ये 3 सेकंड उठा के जो है वो यहाँ रख देना, सारा कैलकुलेट करना, इनिशियल चार्ज रखना, तो उनको पता पड़ जाएगा कितना बचा। ठीक है, इसका मतलब ये वो चार्ज है जो बच गया, बचा हुआ, क्योंकि डिस्चार्ज करते हैं तो बाल्टी खाली करते हैं, तो ये बचा हुआ चार्ज, ठीक है, जो कि कैपेसिटर में बच गया। ठीक है, तो इट इज द रिमेनिंग चार्ज। ठीक है, चार्ज आफ्टर दिस टाइम इज द रिमेनिंग चार्ज। जो चार्ज बच गया है कैपेसिटर में वो है ये। चलिए नोट करें इससे, यहाँ से है, मैं पॉज बोलूंगा एक बार तो उसके बाद रोक दूंगा। चलिए पॉज दबाए, आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉज दबाएं, आगे बढ़ा रहा हूँ, पॉज दबाएं। चलिए बढ़िया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डिस्चार्जिंग करंट। फाइंड द डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्ज करते समय करंट बता। ठीक है, अच्छा पहले एक काम करें, इसका ग्राफ बना ले जरा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ बना लें, तो एक क्वेश्चन लिखें, ड्रॉ ग्राफ, पहले भी बनाया था पर वो चार्जिंग का था, बिटवीन चार्ज एंड टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, चार्जिंग की जगह डिस्चार्जिंग। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से यूं लाइन खींचना, इधर ले जाना, इस साइड बोलना टाइम आएगा, इस साइड बोलना चार्ज आएगा। सबसे ज्यादा चार्ज उसमें जो रहता है वो कितना होता है, क्यू नॉट, शुरुआत में इतना ही भरा रहता है, बाद में समय के साथ साथ एक्सपोनेंशियली कम होने लग जाता है। तो एक्सपोनेंशियली कम होता जाएगा तो इसका ग्राफ यूं करके यूं नीचे उतर जाएगा, लेकिन ये कभी भी जो है छुएगा नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद वो खत्म होता है।
इसलिए इसका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियली यूँ नीचे ले जाना, पर टच मत करना, ठीक है। और यहाँ पे बीच में कहीं पे एक जगह आएगी जहाँ पे तुम्हें टाइम कांस्टेंट मिलेगा। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो पहले अपने को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन इस ग्राफ को बना पाएंगे। तो हम इसके अंदर क्या है, टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, अभी जगह छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे पॉइंट बना के छोड़ दिया मैंने, बाद में लिख दूंगा इस पर क्या लिखना है। टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन ये देखें कि करंट क्या है, फिर टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे दो एक साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द करंट इन द रेजिस्टेंस आफ्टर टाइम t ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक। क्या बोला, फाइंड द करंट, करंट निकालना किस में, रेजिस्टेंस, कितनी देर बाद, टी समय के बाद, कब, जब अपन ने डिस्चार्जिंग चालू कर दी। तो जब डिस्चार्जिंग चालू कर दी तो उस समय चार्ज टी समय के बाद क्या था, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, अभी हाल डिराइव किया। ये क्या चीज थी भाई, ये चार्ज था उसके अंदर बचा कुचा, बचा हुआ चार्ज था। अब ये जो चार्ज बचा है इसी का डिफरेंशिएशन से करंट आया। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन करंट जो होता है वो डी क्यू बाई डी टी की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी होता है। नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि चार्ज इज डिक्रीजिंग, अभी बताया था। तो यहाँ पे डिस्चार्ज में याद रखना हमेशा डी क्यू बाई डी टी की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी यूज करना। अब ये जो क्यू है चार्ज, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, इतने पूरे का हम डिफरेंशियल करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो I इज इक्वल, ये तो इसका डिफरेंशियल करेंगे ना Q का, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ डी बाई डी टी, डिफरेंशियल करेंगे इसका, विच इज इक्वल टू, फिर से डी बाई डी टी, किसका डिफरेंशियल करेंगे, क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इसका डिफरेंशियल क्या लिखूं बोलो, आई लिखूं कि माइनस आई लिखूं। देखो डी क्यू बाई डी टी, ये डी क्यू बाई डी टी, लेकिन माइनस लगा है ना, ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस आई हो जाएगा। इसलिए इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस आई। ये लिखा मैंने माइनस आई, विच इज इक्वल टू, देखो इसमें से क्यू नॉट बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लो, तो क्यू नॉट बाहर निकल गया। अब बचा क्या, इसका डिफरेंशियल करना बचा। तो हमें ऐसा पता है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसलिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स यानी ऐसा का ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं, और चेन रूल में मल्टीप्लिकेशन करके हमको क्या करना पड़ता है, ये वाला हिस्से का फिर से डिफरेंशियल करना पड़ता है। तो इससे हिस्से का डिफरेंशियल करोगे तो टी का वन हो जाता है, क्योंकि एक्स का वन होता है तो यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में चल रहा है, इसलिए टी का वन हो जाएगा। तो बचेगा माइनस वन अपॉन आर सी, ठीक है। क्या बचेगा, माइनस वन अपॉन आर सी, टी का वन करके आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो माइनस, ये इस माइनस से कैंसिल, तो तुम्हारे पास करंट क्या आया, क्यू नॉट अपॉन आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, ये तुम्हारे पास करंट आएगी। अब तुम्हें ये पता है क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज, क्यू नॉट क्या है, फुल चार्ज, जब उसको फुल चार्ज कर रहा था, फुल चार्ज बोलो या अच्छी भाषा बोलो तो मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे नोट करोगे तो यहाँ भी नोट करोगे, मैक्सिमम मैक्सिमम। तो क्यू नॉट की जगह, क्यू नॉट की जगह यहाँ पे क्यू नॉट रख सकते हैं अपन सी वी नॉट। तो इसको मैंने लिखा आई इज इक्वल टू सी वी नॉट अपॉन आर सी ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब इस सी से सी कैंसिल कर सकते हैं, इससे हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, यहाँ तक मिला। अब ये वी नॉट अपॉन आर क्या है, तो वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो जब मैं वी नॉट बोलूंगा तो सीधी बात है आई नॉट हो जाएगा। तो वी नॉट अपॉन आर क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो वी नॉट अपॉन आर है क्या,
तो वी नॉट अपॉन आर जो है वो आई नॉट है, इसलिए इस वी नॉट अपॉन आर की जगह हम आई नॉट लिख सकते हैं, ये आई नॉट। ठीक, तो आई इज इक्वल वी नॉट अपॉन आर की जगह आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर। ये बन गया हमारा फॉर्मूला डिस्चार्जिंग के समय। करंट करंट आफ्टर टाइम टी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। अच्छा, ये करंट समय के साथ साथ कम हो रहा है, ठीक है, करंट कम हो रहा है क्योंकि शुरुआत में एकदम ज्यादा था, तो ये करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। चार्जिंग के समय भी कम हो रहा था, डिस्चार्जिंग के समय भी कम हो रहा था, ठीक है, तो दोनों ही केसेस में कम हो रहा है। यदि किसी ने ग्राफ पूछ लिया इसका कि करंट का बनाओ समय के साथ डिस्चार्जिंग, फिर ये नीचे ले जाना है, ठीक है, डिस्चार्जिंग के समय ये ग्राफ बनेगा करंट और समय, चार्जिंग के समय भी यही बनता है। चलो अब ये क्वेश्चन लिख लें और मैं पॉज बोलूंगा तो नोट कर लेना। पॉज दबाएं, चलिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। ठीक, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब इसके बाद वो दो डेफिनेशन जो बची हुई है वो करनी है, वो है टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन ये है, डिफाइन टाइम कांस्टेंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो टाइम कांस्टेंट डिफाइन करें, पहला इन टर्म्स ऑफ चार्ज और दूसरा इन टर्म्स ऑफ करंट। पहला इन टर्म्स ऑफ चार्ज और दूसरा इन टर्म्स ऑफ करंट। अब सबसे पहले चार्ज के टर्म्स में देखें, तो पहला चार्ज डिस्चार्जिंग में क्या आया, चार्ज का फॉर्मूला क्या आया था डिस्चार्जिंग, क्योंकि डिस्चार्जिंग में पूछ रहा है। तो चार्ज का फॉर्मूला आया था Q इज इक्वल टू क्यू नॉट डी टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी, अभी हाल डिराइव किया है। ठीक, तो यहां तक अपने को आ गया समझ में। अब मुझे बोल रहा है टाइम कांस्टेंट डिफाइन करो, टाइम कांस्टेंट डिफाइन करो। तो क्या करते हैं हम, पिछली बार भी किया था, पुट स्मॉल टी इज इक्वल टू आर सी, याद है, यही तो टाइम कांस्टेंट है। तो स्मॉल टी को आर सी पुट करो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट, स्मॉल टी की जगह क्या पुट करना है, आर सी, तो e टू दी पावर माइनस आर सी बाय आर सी, आर सी तो पहले से ही था नीचे, तो आर सी से आर सी कट गई, क्या बचा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस वन, यानी Q इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन ई बचा, ये आया। अब हमको ये पता है कि वन अपॉन ई यानी 2.71 होता है ऑफ क्यू नॉट। अब 2.71 को, वन को अगर 2.71 से डिवाइड करेंगे तो 0.37 ऐसा कुछ आएगा, 0.36 0.37, ठीक है, तो इसको 36% बोल सकते हैं, पिछली बार भी यही आया 36%, और यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट, तो इट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 36% ऑफ क्यू नॉट, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्टली तुम निकाल लेना 36 पॉइंट कितना है सेक, ठीक है। कैलकुलेटर है क्या अभी मेरे पास, मतलब एक एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 2.71 0.369, यानी 37 मानो 36.99,
मैं इसको 37 ही कर लेता हूँ, 37। अब देखो क्या बोल रहा है ये, 37% ऑफ क्यू नॉट। ध्यान से समझें, कैपेसिटर भरा पड़ा था फुल लबालब, कितने परसेंट था, 100% चार्ज था, यानी उसमें चार्ज कितना था, क्यू नॉट। फिर वो क्या हुआ, समय के साथ चार्ज कम हुआ, मान लो कि 50% रह गया, फिर और कम हुआ, कैपेसिटर तो बाल्टी टाइप चीज है, और कम हुआ, मान लो कि ये यहीं तक रह गया, और ये जो आया है ये 37% तक रहेगी, 37%। जो 100% पुन आउट हुआ करता था वो 50% फिर 37% हो गया। यदि वो 37% हो गया तो उस समय जो भी टाइम हुआ होगा, ठीक है, वो हमेशा आर इंटू सी के बराबर होगा, और वो आर इंटू सी के बराबर होगा तो वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो फिर टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम at which the charge remaining in a capacitor is 37% of the total charge Q naught, which is equal to maximum charge। इसका मतलब 100% की जगह जब 37% रह जाए तो उस समय जो समय होगा, वो समय जो समय होगा वो टाइम कांस्टेंट कहलाएगा, और वो जो टाइम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू आर इंटू सी से निकाली जा सकती है। इसका मतलब अगर समय चाहिए तो आर की वैल्यू 2 ओम से, और कैपेसिटेंस यदि 3 फराड है, इसका मतलब उस समय 2 इंटू 3 6 सेकेंड का समय हुआ होगा, और 6 सेकेंड के अंदर कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर 37% रहेगा। हमारी बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये अपन ने डिफाइन कर दिया, एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक के अंदर है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन टर्म्स ऑफ चार्ज हुआ है। अब इन टर्म्स ऑफ करंट भी करना, तो पहले आप ये उतार लें, मैं पॉज का बटन बोलूंगा तो आप दबा दीजिए, पॉज दबाइए, चलिए नीचे चल रहे हैं, फिर से पॉज दबाइए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, बी पार्ट इसी का, टाइम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ करंट बताना है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ करंट बताना है, कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के समय। अब डिस्चार्जिंग के समय करंट के टर्म्स में बताना, तो डिस्चार्जिंग के समय करंट चाहिए तुम्हें, तो करंट का फॉर्मूला डिस्चार्जिंग में क्या आता है, आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी, आज ही डिराइव करा है, ठीक है। अब अगली स्टेप में अपन क्या करते हैं, हम बोलते हैं पुट टी इज इक्वल टू आर सी, जो कि टाउ है, टाइम कांस्टेंट। तो ये जो टाइम टी है ये यहाँ पुट कर दो, तो इससे तुमको क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस आर सी अपॉन आर सी, ये आर सी से आर सी कट गया, तो इससे मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस वन, इससे मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन ई, इससे मिलेगा आई नॉट अपॉन 2.71, 1 को 2.71 से भी डिवाइड किया था हमने, तो क्या आया था, आई इज इक्वल टू 0.369 ऑफ आई नॉट, जिसको अपन ने बोल दिया था आई इज इक्वल टू 36.9% ऑफ आई नॉट, या फिर अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ आई नॉट। बस ये बन गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है, या क्या बन गई इसकी डेफिनेशन बन गई, यानी जब करंट 33% रह जाता है, ठीक है, हमेशा तो 100% रहता है, तो जब 100% से कम होते होते, कम होते हुए कितने परसेंट रह जाता है, 37% रह जाता है फाई में, रेजिस्टेंस में, तो उस समय जो समय होता है वो समय टाइम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, वो समय क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है।
अब इसी को अपन इंग्लिश में लिख देते हैं, टाइम कांस्टेंट की नई डेफिनेशन आ जाएगी। टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। लिखना जरूरी है क्योंकि चार्जिंग के समय अलग फॉर्म डेफिनेशन आती है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इन विच the current in the resistance becomes 37% of the maximum current which is I naught। ये बन गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, टाइम कांस्टेंट की ये बन गई डेफिनेशन। ये चौथी डेफिनेशन है, इट इज डेफिनेशन नंबर 4। ठीक, चलिए पहले नोट करें, फिर एक बार चारों एक बार और देख लेंगे। चलो ये वाला नोट कर लो, पॉज दबाओ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये नोट करिए, पॉज दबाइए। ठीक है, अब एक बार चारों डेफिनेशन एक बार और देखें। चारों डेफिनेशन कैसे बनी है ये देख लें। सबसे पहली चीज मैं इसको समराइज करूँ, हेडिंग डाल सकते हैं अपन टाइम कांस्टेंट। एक ही बार में चारों देख लेते हैं। तो सबसे पहले चार्जिंग के समय डेफिनेशन है और डिस्चार्जिंग के समय डेफिनेशन। चार्जिंग के समय चार्ज के टर्म में डेफिनेशन है और करंट के टर्म्स में डेफिनेशन। इस प्रकार से ऐसे कॉलम बन गए इसके। ठीक है, अब यहां पे बस ये रखना है, इसके अंदर ये भरना है कि चार्ज कितने परसेंट और करंट कितने परसेंट। तो देखो अभी डिस्चार्जिंग पढ़ा अपन ने लेटेस्ट में। तो डिस्चार्जिंग में होता है क्या है, शुरुआत में कैपेसिटर फुल होता है, ये फुल। तो इनिशियली तो उसके ऊपर चार्ज क्यू नॉट होता है ना, इनिशियल चार्ज कितना होता है, क्यू नॉट। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये वो टाइम होता है जब चार्ज रह जाता है 37% ऑफ क्यू नॉट। चार्ज कितना रह जाता है, 37% ऑफ क्यू नॉट। अच्छा, इनिशियली करंट कितना होता है इसमें, इनिशियली करंट होता है इसमें आई नॉट, और करंट कितना रह जाता है 37% ऑफ आई नॉट। ये तो अपन ने आज ही पढ़ा, दोनों ही 37%। ठीक है, अब ये चार्ज इन कैपेसिटर और करंट इन रेजिस्टर, ये बचा है, इतना करंट बचा है, इतना चार्ज बचा है। ठीक है, ये सब बचा है। अब चार्जिंग की बात करें, तो चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग हो रही है, इसका मतलब अभी तो ये भर रहा, तो भर रहा है तो इनिशियली तो जीरो था, इनिशियल चार्ज क्या था, जीरो था, चार्ज जीरो था, लेकिन इनिशियल करंट फुल था। तो इनिशियल यदि करंट की बात करें तो इनिशियल करंट आई नॉट था मैक्सिमम, इसमें भी आई नॉट था, इसमें भी आई नॉट था, इसमें भी आई नॉट था, लेकिन इसके अंदर जो था चार्ज जीरो था, इसमें चार्ज क्यू नॉट था। अब इसका जब चार्ज आया तो इसके अंदर कितने परसेंट चार्ज भरा और इसमें कितने परसेंट चार्ज रहा, करंट रहा, इससे दो डेफिनेशन बनी थी। याद करो क्या डेफिनेशन बनी थी, कितने परसेंट चार्ज था, 67 कुछ परसेंट आया था, 63.2%। ठीक है, तो यहाँ पे 63.2%, तो Q इज इक्वल टू 63 ही लिख देता हूँ, 0.2 भी हटा दें, दोनों जोड़ के ऑफ Q नॉट, दोनों जोड़ के 100 है। इसका मतलब कि 63% चार्ज कैपेसिटर में भर गया।
इन कैपेसिटर भरा है अभी तक। ठीक, चलो करंट की बात करें तो करंट 0.37 ही था, यानी 37% ही था ऑफ आई नो। तो करंट इतना ही था, 37% ऑफ आई नो। तो ये इतना करंट अभी रेजिस्टेंस में है, रेजिस्टेंस में है, बचा है, ये है। अब इस तरीके से डेफिनेशन होती है। अब देखो इसके बावजूद मैंने इसको कॉलम में कर दिया, उसके बावजूद कंफ्यूजन करेगा वो। कैसे करेगा? चार तो एक जैसी है, पहले तो एक 3 में 37%, एक में 63%। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, इसको ऊपर ही लिखे रहने दो, नीचे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। चार्ज which flows out of capacitor is 37% of Q naught. Then the time at that instant is, पहला ऑप्शन टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट, दूसरा ऑप्शन लेस देन टाइम कांस्टेंट। बहुत ध्यान से समझना क्या पूछा है, मोर देन टाइम कांस्टेंट। बताओ क्या बोल रहा है। तो चार्ज फ्लोज आउट ऑफ द कैपेसिटर 37% ऑफ Q नॉट, देन टाइम एट दैट इंस्टेंट। क्या बोलते हो, उस समय जो समय था वो क्या था? टाइम कांस्टेंट था, लेस देन टाइम कांस्टेंट था, मोर देन टाइम। अब देखो यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, चार डेफिनेशन है, बेसिकली चार नहीं 8 डेफिनेशन। चार तो ऑलरेडी है, यहाँ पे जो डेफिनेशन पूछी गई तो ये पहली चीज चार्ज फ्लोज आउट बोल रहा है ना कैपेसिटर। तो चार्ज फ्लोज आउट ऑफ द कैपेसिटर का मतलब डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है, और डिस्चार्जिंग की बात कर रहा है तो उसके अंदर उसने बोला कि जो चार्ज फ्लो आउट हो गया है वो 37% है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो चार्ज बचा है वो 63%। जो चार्ज फ्लो आउट हो गया है वो 37% है। इसका मतलब जो चार्ज बचा है, बहुत ध्यान से समझे, जो चार्ज बचा है वो 63% है। और जब 63% है तो अभी और समय बीतेगा तो ये 37% चार्ज बचेगा, क्योंकि चार्ज खत्म होता जा रहा। जब 37% चार्ज बचेगा तब जाके टाइम कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब अभी तो टाइम कांस्टेंट आया ही नहीं, और टाइम कांस्टेंट आने में भी समय है। इसका मतलब ये जो समय है जब 63% है, इट इज लेस देन द टाइम कांस्टेंट, ये टाइम कांस्टेंट से कम समय है। अब बहुत सारे को ऊपर से चली गई है, फिर से समझा। यहाँ पे उसने बोला था चार्ज बचा नहीं, चार्ज फ्लो आउट हो गया है 37%। चार्ज जब 37% फ्लो आउट हो गया है तो बचा है 63%, 63, और 63% बचा है तो कैपेसिटर है इस यहाँ तक भरा था, उसके बाद ये 63 हुआ, उसके बाद ये 37 होगा। तो यहाँ मान लो समय 0 है और यहाँ मान लो कि 10 सेकेंड है, तो बीच का कुछ समय आएगा ना 6-7 सेकेंड। तो जब ये 10 सेकेंड तक पहुंचा नहीं तो ये तो टाइम कांस्टेंट है, जब वो 37% हो जाएगा, अभी तो अपना 63% है, तो वो वाला समय तो इससे कम ही आएगा ना, तो इट शुड बी लेस देन द टाइम कांस्टेंट। अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आया पहले एक बार सोचे ढंग से। ये बोलते हैं कि 37% बचा, लेकिन पूछते हैं 37% गया। ठीक है, तो अपने को लगता है बचा, बचा नहीं, गया अलग है। यहाँ पे 37% यदि बचा बोल रहा है, इसका मतलब 63% गया है। तो यदि वो बोलता है कि 63% निकल गया चार्ज, तो बोलना हाँ फिर ये टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि 37% बचा होगा। रेजिस्टेंस में से 63% करंट गा चुका है, यानी लॉस हो गया, तो 37% बचा है, क्योंकि अपन बचे की डेफिनेशन चल रहे हैं, बचा है भरा है ये डेफिनेशन है। और जब डेफिनेशन को बचे हुए की जगह जो लॉस हो गया होगा पूछेगा तो उसका उल्टा होगा, 63 का 37 लॉस।
यहाँ 63, यहाँ 63, यहाँ 63, इसका मतलब ये 4 तो डेफिनेशन है ही, और 4 और उसके उल्टा घुमाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए बनाई गई है, इसलिए मैंने इसको समराइज कर दिया और एक क्वेश्चन भी करा दिया। ये क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें और यहाँ पे लिखें कि इसको एक बार ढंग से सोचें क्या आप बताना चाह रहे हैं। चलिए पॉज दबाइए, नोट कर लें, पॉज दबाइए। क्लियर हुई बात? तो ये टाइम कांस्टेंट समझ में आ गया आपको, तो डिस्चार्जिंग के समय इस तरीके से टाइम कांस्टेंट निकलता है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्किट्स आएंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस या एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगे होंगे। तो यदि एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस और एक से ज़्यादा कैपेसिटर लगे हैं तो उस केस में फिर हमें कैसे सॉल्व करना है? भाई ये तो एक एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस की बात हुई, तो उससे ज़्यादा यदि लगे होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है? तो ये जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट। ये सिर्फ अपन ने टाइम कांस्टेंट निकाला है। अब जैसे अपन कैपेसिटी निकालते थे, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है, उस तरीके से इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकलता है। तो उसके अंदर हमको ये देखना पड़ता है कि जो कैपेसिटर किस प्रकार से लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा है। कभी कभी रेजिस्टेंस ज़्यादा लगा देते हैं, दो रेजिस्टेंस, तीन कैपेसिटर्स, फिर टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? कितनी देर में वो 37% तक भरेंगे सारे मिलकर? तो ये पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ये, क्योंकि आईआईटी के स्तर पे पूछा जाता है इसको। मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा, बाकी आप लोगों को अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसके अंदर आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके काम चला सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जब करेंगे अपन तो देख लेंगे, उसके अंदर मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली हमको स्ट्रांग होना है। तो फिर सारे डेरिवेशंस याद होने चाहिए, सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कई बार पूछ चुके हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, चारों एक जैसे लगते हैं। 3763, 3763 समझ में नहीं आता, तो इसको ऐसे समराइज करके याद करो, ठीक है। चलिए अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट निकालना सिखाएंगे। उसके बाद जो है वो एक आध टॉपिक और इसके अंदर पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।